Hello friends, welcome to CP classes. So before this we have discussed about the GK answer key of this DLED examination which was on 4 December 2020. So today I'll be discussing about the math solutions with the explanation. Again this is the same set A. So let's start. So let us see. सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो ये कहता है कि समान आयतन के क्रमशः आधे और 3/4 दूध से भरे हैं, ठीक है, और बाद में उनमें पानी मिलाकर लबालब एक बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। तो इसमें हमें बताना है दूध का पानी से क्या अनुपात है। अनुपात हेयर इज़ रेशियो, तो उसका रेशियो हम निकालेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं मिल्क का है, दो अलग अलग बर्तन हैं, तो मिल्क का इज़ हाफ और उधर नेक्स्ट वाले में है 3/4 दैट इज़ 3/4। फिर इससे आप वाटर का निकाल लेंगे तो वाटर में भी हाफ हो जाएगा और इधर वाले में जो आपका वाटर है वो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। फिर टोटल मिल्क अगर हम चेक करते हैं तो टोटल मिल्क हो जाएगा आपका 5/4, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल वाटर, अगर आप चेक करें तो जो सी क्वांटिटी हो जाएगी दैट विल बी दिस 3/4। और हमसे बोला गया है कि मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो निकालिए, तो आपका ये कैंसिल होकर के आपका आंसर आ जाएगा 5:3 दैट इज़ डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज 2 और 5 के मध्य कुल कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या जो होती है दैट इज़ द रैशनल नंबर्स। जब हम बात करते हैं इनके बारे में तो ये हो जाएंगी आपकी अनंत, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद जब हम मूव करते हैं, मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, ये आपको सवाल सॉल्व करने के लिए दिया गया है। इसको जब हमने सॉल्व करा और देखा तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर आया हुआ है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, वेट अ मिनट, हाँ, नेक्स्ट है एक वस्तु का लागत क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 20:21, तो प्रतिशत लाभ बताइए। दैट मीन्स यहाँ पे हमें इसकी प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है कि ये कितना इसको प्रॉफिट हुआ है। तो देख लो यहाँ पे हमें दे रखा है क्रय और विक्रय मीन्स होता है CP/SP, तो हमें CP/SP के बारे में बताया दैट इज़ 20/21 है। उसके बाद हमसे यहाँ पे कहता है कि प्रॉफिट परसेंट निकालो, तो जो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा दैट उसका फॉर्मूला रहता है आपके पास प्रॉफिट अपॉन CP × 100, राइट। तो इसी में आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो CP प्रॉफिट SP - CP, तो इसमें से हम निकालेंगे 21 - 20 / 20 × 100, तो दैट मीन्स 1/20 × 100, तो 20 से 100 कैंसिल करेंगे 25 था, तो इसका जो परसेंटेज आ जाएगी दैट विल बी 5%। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ यदि किसी संख्या के 1/3 का 7वां भाग 15 है तो उस संख्या का 2/5 भाग बताएं। तो 2/5 भाग हमें उसका बताना है। तो एक किसी संख्या का 1/3 का 7वां भाग जो है 15 है, तो यानी कि आपको बताना है नेक्स्ट आपको उसको 2/5 भाग बताना है, जो दैट मीन्स जो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं वो x है, तो 7 = 15। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू को जब आप निकालेंगे तो वो आएगी कुछ इस तरीके से 21 × 15, और इसका 2/5 आप इसका निकालिए, 2:5 अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिलता है। x की जगह हम 21/15 रखेंगे और यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा x = 126। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज़ एक विक्रेता अपने सामान को 20% की छूट के साथ बेचता है और अभी भी वह 25% का लाभ कमाता है। यदि वह इस सामान के अंकित मूल्य पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो इसको देखो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है कि 25% का लाभ कमाता है, दैट मीन्स कि 25% का हो जाएगा 1/4 और 20% में आ जाएगा 1/5, जो कि इस पर ये अंकित वाला पार्ट है। तो इसका जो विक्रय हुआ 5 - 1 करेंगे तो दैट विल बी 4, और क्रय विक्रय अंकित जिसमें फिर हमने फॉर्मूले में पुट करा अपने, तो यहाँ 4 5 5 इसको मल्टीप्लाई करा 4 4 16 5 4 20 और 25, तो उसे हमने लाभ पूछा है, तो इसको हमने 25 में से 16 को माइनस कर दिया अपॉन में बटा 16, तो 9/16 × 100। तो ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट 56 लास्ट थर्ड ऑप्शन इज 56.25%। so this is the answer. Now moving to the next is दिस कि यदि m² + 1/m² = 11 तो m - 1/m का मान होगा। तो सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन यही था, शायद मेरे को ऐसा लगा। बाकी आपको क्या लगा वो आप अपने कमेंट में बताइए। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आप इसका फॉर्मूले में रख दीजिए इसको, m - 1/m
के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में जब हम इसे रख देते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास वहाँ पे इसको सॉल्व करके आती है +-3। ठीक है, नेक्स्ट है एक कार 2:30 PM पर 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा पर निकलती है। ठीक 30 मिनट बाद दूसरी कार जो कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है पहली कार का पीछा करती है, तो कितने बजे दूसरी कार पहली कार को पकड़ लेगी। तो हमें बताना है कि इसमें टाइम बताना है कि कितने बजे वो उसको पकड़ेगी। तो देखो जब हमसे कहता है कि 2:30 बजे जब चली है तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चली है, तो यानी कि डिस्टेंस जो उसने कवर करा है वो है आपके पास 30। ठीक है, ऐसे ही आगे को जो उसने डिस्टेंस कवर करा है दैट विल बी 75 के हिसाब से अगर हम डिस्टेंस देखें तो 15 आ जा रहा है D2। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो 15 यानी कि 2, तो यानी कि 2 घंटे बाद के बारे में बात कर रहा है। तो यानी कि अगर ठीक क्योंकि आधे घंटे बाद निकले 2:30 के बाद 3 बजेगा, 3 के बाद अगले 2 घंटे जो टाइम हमारे पास आएगा वो हो जाएगा 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 बजे। दूसरा कहता है कि यदि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष रहता है, यानी कि रिमाइंडर बच रहा है, तो यदि संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा। ठीक है, तो 29 से भाग देने पे आप ये बाकी सारे डिविडेंड वाला फॉर्मूला लगा करके हम इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारे पास डिविडेंड है उसको हम x मान लेते हैं, रिमाइंडर को हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम डिविडेंड के लिए जो फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या लिख पाते हैं, बाय द a = bq + r के फॉर्मूले से 899y + 63। तो अब आप इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो x का जो आ जाएगा यहाँ पे 63 और 899 को भी हम फर्दर आपका 29 के उसमें तोड़ के देते हैं, तो ये हो जाएगा 29y प्लस इसको अगर आप तोड़ के लिखेंगे तो 29 × 2 + 5 आ जाएगा। तो बाय टेकिंग कॉमन सारी चीज़ें आप कॉमन लेने के बाद 29 और ये हो जाएगा 39y + 5। तो यानी कि यहाँ पे हमें 31y + 2 और ये बाहर से आ जाएगा आपका +5। तो जो मेन इसका रिमाइंडर रह जाएगा वो रह जाएगा 5। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर B। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस इज़ एक बांस का 1/5 भाग हरा, 1/4 भाग लाल और दूसरा है आपके पास 1/3 भाग पीला है। यदि शेष भागों में 65 सेंटीमीटर बिना रंगा हुआ है तो बांस की कुल लंबाई, अब हमें यहाँ पे इसकी लेंथ बतानी है। तो मान लेते हैं जो टोटल है वो x है, ये मान लेते हैं कि वो x है। तो आप इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी के पार्टों को यानी कि 1/5 ऑफ x होगा और दूसरा होगा 1/4 ऑफ x होगा और नेक्स्ट 1/3 ऑफ x होगा, विच विल बी इक्वल टू 65। हम इसको रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे से अगर आप इसकी वैल्यू को निकालते हैं तो विल बी गेटिंग द ऑप्शन नंबर B। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट है किसी वृत्त का व्यास 25% बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो अगर हम किसी वृत्त सर्कल अगर उसका बढ़ाते हैं 25% तो उसका क्षेत्रफल यानी उसके एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए वैसे तो हमारे पास जो D होगी वो डायमीटर दैट इज़ D, लेकिन जब हमसे पूछा है कि 25% बढ़ा देंगे तो जो नई डायमीटर हो जाएगी दैट विल बी कितने परसेंट, 25D + 25% ऑफ D। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको आई को फर्दर सॉल्व करेंगे तो टोटल में हमें मिलके आ जाएगा 1.5 ऑफ 2D और हम यहाँ से फिर पहले वाले का एरिया निकालेंगे जब D ऑलरेडी आपके पास था। तो पहले वाले का जब आप एरिया निकालते हैं तो वो हो जाएगा πD²/4। ठीक है, इसी तरीके से 1.25D को हम वहाँ पे रख के रेडियस की जगह पर वैल्यू पुट करके तो जो आपके पास A2 आ जाएगा दैट विल बी 1.5625D² π/4। ठीक है, तो अब हमसे बोल रहा था यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज़। तो परसेंटेज इंक्रीज़ कितना होगा, जो आपके पास जो नया एरिया आया है दैट मीन्स A' - A/A × 100 परसेंटेज निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो A' जो आया था अभी हमारे पास वो आया था 1.5625 A, क्योंकि वो भी A का ही था, -A/A। ठीक है, × 100। तो ऑन सॉल्विंग दिस A से तो इसको जब हम आपका पूरा सॉल्व करेंगे तो इसको माइनस करने के बाद वी आर गेटिंग 0.5625 A/A × 100। तो यानी कि आंसर में मिल जाएगा 56.25, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज A B से 2 गुना तथा B C से 3 गुना तेज दौड़ता है। यदि C एक निश्चित यात्रा को 1.5 घंटे में पूरी करता है तो A कितने समय में अपनी यात्रा को पूरी करेगा। तो इसमें हमें दोनों का सबका रेशियो दे रखा है कि कौन कितने उसमें दौड़ता है, दैट इज़ A/B/C
तो ये बोलता है ये इतने से दौड़ता है, और बी वाला आगे को 3:1 से आगे को बढ़ता है। तो अगर हम देखें तो इनकी स्पीड का, जब हम अगर यहाँ से स्पीड के बारे में लगा लें तो ABC का स्पीड रेशियो अगर हम चेक करें तो ये हो जाएगा 3 2 6, 3 1 3, और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, और हमें पता है जो स्पीड और ये टाइम होता है वो रेसिप्रोकेट होते हैं 1/t। ठीक है, तो या फिर ऐसे t रेसिप्रोकल होगा 1/, स्पीड का। तो इसको अगर हम रेसिप्रोकेट कर दें t के लिए तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3। ठीक, और ये तो खैर 1/1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें टाइम के लिए तो ये जाएगा 1:2:6 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करके। तो यानी कि अब वो हमसे कहता है कि एक निश्चित यात्रा को 1.5 घंटे में पूरी करता है। सी जो है वो आपका वो करता है आपका 1.5 घंटे में इसको पूरी करता है, दैट इज़ 3/2, यानी कि इसका आंसर हो गया 1/4। तो यानी कि अब जो आपका सी है वो आपका ले रहा है एक 1/4, और हमें निकालना है ए का। तो इसमें हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो यानी कि ए जो है, वैसे टाइम हमने देखा था 1:2:6 आया था, तो हमें ए का टाइम निकालनी है। 1 घंटे में 1/4, तो 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट मीन्स भी 15। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 15 मिनट। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट है आपका 113वां क्वेश्चन, और m² के बाद सबसे इजी मुझे यही क्वेश्चन लगा जिसका करेक्ट आंसर आ रहा था 1। आप चाहे तो इसको आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है तो वहाँ पे डिपेंड है कि आपके पास टाइम कितना है। जैसा कि मुझे ऐसा लगा कि मैथ्स को सॉल्व करने के लिए काफ़ी टाइम और चाहिए था, तो इसीलिए मैंने इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करा और मेरा आंसर 1 आया, तो इसका 1 ही करेक्ट आंसर भी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज दैट एक नाव जो है आपका 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है, जबकि 6 घंटे में 36। तो धारा की दिशा में जाती है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो देखो यहाँ पे अगर हमें 8 घंटा और ये 40 दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसकी स्पीड है वो है आपकी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। नेक्स्ट 6 घंटे में जो जा रहा है दैट इज़ 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो हमसे पूछता है कि उसकी जल में चाल क्या होगी, तो आप इसका वो निकाल लीजिए, 6 5 11, 11/2 यानी कि 5.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज अशोक का वेतन कुलदीप से 20% अधिक है, बताइए कि कुलदीप का वेतन अशोक से कितने प्रतिशत कम है। तो ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट अ करेक्ट आंसर 16 2/3। अब अगला क्वेश्चन है, दो घनों का आयतनों का अनुपात 1/27 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो यहाँ पे हमें ये क्यूब घन इज द क्यूब, और इनका हमें वहाँ पे दे रखा है आपका अनुपात, दैट मीन्स जिसका वॉल्यूम दे रखा है वो है आपका A1³ / A2 का क्यूब। अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1/27, जहाँ से हमें A1/A2 मिल जाता है 1/3। ठीक है, तो इसी को आप अपने फॉर्मूले में लगा लेंगे तो करेक्ट आंसर यू विल बी गेटिंग 1:9 एज सी। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल में आगे आपका आंसर आ जाएगा 1:9, क्योंकि A1 A2 की वैल्यू पता है। अब आप इसको 6A1² / 6A2 के स्क्वायर के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1:9। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, यानी कि हमें यहाँ पे एरिया दे रखा है, परिमाप इज द पेरीमीटर, तो हमें यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमें एरिया मालूम है, तो एरिया अगर हम यहाँ से मालूम है तो हमें यानी कि क्या पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ हमें दे रखा है 150। ठीक है, और साथ ही में यहाँ से अगर हम देखें तो परिमाप जितना हमें दे रखा है पेरीमीटर दैट इज़ दिस ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, आयतकार है, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। यहाँ से आप लेंथ की वैल्यू निकाल करके ऊपर इस वाले अबव वाले फॉर्मूले में पुट ऑन करेंगे तो करेक्ट आंसर यू विल बी गेटिंग 15 मीटर एंड 10 मीटर। ठीक है, नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट इज दिस क्यूब रूट ऑफ 4 होल 17/27। तो इसको हमने सॉल्व करा, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो मिला है वो कुछ इस तरीके से है कि 125/27, और इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। तो मेरे हिसाब से सभी का आंसर ही करेक्ट आना चाहिए कि 5 होता है और इसका 3 होता है, तो करेक्ट आंसर विल बी डी। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज दिस दो अलग अलग प्रकार की चाय पत्ती जिनकी कीमत 120 प्रति किलोग्राम व 150 रुपये प्रति किलोग्राम है, इनको 1:2
2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, इस मिश्रण की औसत कीमत प्रति किग्रा क्या होगी, यानी कि किलोग्राम में हमें इसका टोटल के निकालने की कितना होगा। तो देखो सीधी सी बात है, 1:2 के उसमें है ये, ठीक है। और एक है आपका 120 है और दूसरा है आपका 150 के हिसाब से 2 में आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा 300, ठीक है। तो 120 पहला वाला है और 150 का 2 यानी कि 300। तो इसको अगर हम ऐड कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं 2 से तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ 420/2 और ये आ गया आपका 140। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ₹140, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात 1:2 हमें दे रखा है और उनका मल्टीप्लिकेशन हमें दे रखा है 72। तो उन संख्याओं का योग यानी कि हमें इनका सम निकालना है। तो अगर एक x है और एक 2x है तो इनको मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 72। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, आगे आप फर्दर सॉल्व करेंगे 2x² = 72 यानी कि यहाँ से x हो गया आपका 36 और x² जब आप इसका करेंगे तो यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट ऑन करके 6 + 12 पे आपका आ जाएगा 18। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज, नीचे दिए गए समकोण त्रिभुज के परिमाप व क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आप इसको पहले तो हम यहाँ पे इसकी हाइपोटेन्यूज को निकालेंगे। तो यहाँ पे निकाल के मेरे पास आया है 5। अब इसका आपको इस ट्रायंगल का परिमाप यानी कि आपको इनका सबका सम कर देंगे सारी साइड्स का। तो ये हो जाएगा 5 × 4 = 9 और 9 और 3 10 11 12, ठीक है। तो ये हो गया आपका परिमाप यानी कि पेरीमीटर। क्षेत्रफल के बारे में बात करता है तो हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो ब्रेथ कितनी है यहाँ पे 4 है और हाइट है 3 है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 2 तो 6। तो हमें इस निकालना है परिमाप व क्षेत्रफल का। तो परिमाप ऊपर ही आएगा, जाहिर सी बात है, और ये नीचे ही आएगा। तो 2:1 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज दिस, एक भंडार में 45 बच्चों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है, वहीं भंडार 27 बच्चों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो इसमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, हमें एक फॉर्मूला लगाना है। देखो कि इतने के लिए इतने दिन हैं और इनके लिए कितने दिन हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि कितने बच्चों के लिए इतने बच्चों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो इसमें हमें यहाँ पे बच्चे दे रखे हैं और उनके दिन दे रखे, तो यानी कि डेज अगर हम यहाँ पे देखें तो एक है 45 और यहाँ पे उनके लिए हो गया 60। 27 के लिए है तो एक्स हमें पूछ रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सा आप कर लेंगे 45 × 60 और अपॉन में आ जाएगा आपका 27, ठीक है। तो आप इसको कट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 100, ठीक है। वैसे 45 × 6 = 270 होगा। तो नेक्स्ट आ गया 2700 और इंटू डिवाइड बाई 27, तो आंसर विल बी 100 डेज, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज, इफ़ यदि 3 + √7 upon 3 - √7 plus 3 - √7 upon 3 + √7 is equals to a + b √7। तो a और b का मान बताना है। तो कुछ नहीं है, इसको आपको या तो आप इसको आइडेंटिटी मतलब इसको सॉल्व करें डायरेक्ट, नीचे a + b a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर आप इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई, जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। तो बट इसमें से आपको कोई भी वैल्यू देखने को नहीं मिल रही होगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कहता है कि अमित किसी काम का 1/2 भाग 10 दिन में पूर्ण करता है, जबकि रजत राज उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में पूर्ण करता है। तो दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उसी काम को वो कितने दिन में पूर्ण करेंगे, यानी हमें टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। तो देखो सीधी सी बात है, अब 1/2 ऑफ 10 देखेंगे तो यानी कि टोटल जो हो जाएगा इसका 20 हो जाएगा, और रजत राज का जो है आपका ऐसे उसका जो टोटल हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें 20 और 30, तो दैट मीन्स कि इसका हो गया आपका 3, इसका हमने लिया, फिर इधर 2, तो इसमें आप इसको ऐड करेंगे 3 + 2 हो गया 5, और इन दोनों का एलसीएम आप देख रहे हैं कि 60 है, ठीक है। तो तभी हमने 20 और 30 का एलसीएम 60, फिर इधर 3 इधर 2, तो इधर देखेंगे तो आप इसको डिवाइड करें 5 से 60 हो जाएगा, तो यानी कि 12 हो गया। तो यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, एक छात्र को किसी विषय में पास होने के लिए 40% अंक लाने हैं और यदि वह 20 अंक लाता है तो वह 12 अंक से फेल हो जाता है, तो उसका पूर्णांक तो उसका मतलब बताना है कि कितना होगा। तो देखो अगर वो 40% ला रहा है तो 20 + 12 जो हो जाएगा वो कितना है, मतलब 32 हो गया। तो हमें उसमें से 100 निकालना है, 100 का x निकालना है। तो सिंपल से आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग x = 80। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है नेक्स्ट है
25 छात्रों के औसत अंक 78.4 पाए गए, जबकि बाद में पता चलता है कि एक छात्र के अंक 96 की जगह गलती से 69 पढ़े गए। अब नए सही औसत अंक होंगे। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए देखो सीधा सा है कि टोटल कितना है आपका 25 बच्चों के इतने पाए गए, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें। 25 को 78.4 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितने आएंगे एक छात्र के अंक के, आपने 96 उसको पढ़े थे, बल्कि वो गलती से पढ़े जो गए थे 69 पढ़े गए थे और 96 चढ़ाए गए थे, तो उसमें से आप उसको माइनस कर देंगे और टोटल आंसर आपको मिल जाएगा करीब करीब 79, करीब नहीं एग्जैक्टली वैल्यू आ रही है 79.48। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज दिस, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। तो हम इसमें सीधा सीधा क्या कर सकते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो आप x कर लीजिए और अमाउंट जो है वो 4x हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो इंटरेस्ट हो जाएगा दैट विल बी 3x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें सारी वैल्यूज़ अब इसकी पता चल गई। बाकी टाइम हमें मालूम है कि 15 ईयर्स का है, तो इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। SI इक्वल्स टू क्या होता है PR × T अपॉन 100, ठीक है। तो वैल्यू पुट ऑन करके हम यहाँ से R की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, तो दैट विल बी गेटिंग दिस एज 20%। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज, और उसके बाद तीसरा जो इजी क्वेश्चन मुझे लगा वो है 129 वाला, कि इसमें बताना है हमें कि अगर 10,000 रुपये प्रति माह है तो उसमें शिक्षा में कितना खर्च है। वो आप इसका डायरेक्ट 20% निकाल लीजिए और 20% निकालने के बाद करेक्ट आंसर विल बी 8,000, ठीक है। फिर उसके बाद हमें बताना है कि वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य एवं पूर्ण वर्ग हों। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 900, क्योंकि यही जो है पूरी तरीके से डिवाइड भी हो जा रही है, पूरी तरीके से विभाज्य होनी है, तो उसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 900। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट है एक डिब्बा, एक मिनट, हाँ ये देखिए, एक डिब्बा जिसमें 1 दर्जन अंडे गिर जाता है और कुछ अंडे टूट जाते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा टूटे हुए अंडों का साबुत अंडों से अनुपात नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जिसका नहीं हो सकता है वो आप चेक कर लो कि किसका नहीं हो सकता है। तो 1 दर्जन में हमारे पास 12 हैं, तो जिसका नहीं हो सकता है वो अनुपात है आपका 1:4। नेक्स्ट है एक साइकिल का पहिया जिसका व्यास जो है 56 सेंटीमीटर है और वो 13.2 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस हो जाएगी वो R आप ले लो, ये 56 ये है, तो R आपकी हो जाएगी 28, ठीक है। तो आप सरकमफेरेंस निकाल लेंगे तो उससे आपको चक्कर पता चल जाएंगे सरकमफेरेंस कितना आ रहा है πr 2πr से। तो 2 × π × R, R जो है आपका 28 है, तो 28 × 2 × 22/7, तो 7 4 28 और 28 2 जा, यानी कि सरकमफेरेंस जो आ रहा है हमारे पास 176 सेंटीमीटर आ जाएगा। और वो हमसे पूछा है कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है 13.2 किलोमीटर्स में। तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा लें, ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 13.2 और ये हो जाएगा 176, और ये किलोमीटर है, तो हम इसको आगे को उसमें चेंज करेंगे क्योंकि चक्कर लगाना है। तो पहले तो हमारा आंसर ऊपर सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आप इसको 1 2 3 4 5 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो टोटल चक्कर आ जाएंगे वो हो जाएंगे 7,500 ऑन सॉल्विंग दिस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज, दो संख्याएं 3:5 में हैं, यदि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो उनकी संख्या, हमें संख्या बतानी है, तो देखो ज़्यादा इनमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस चेक करो कि इसमें कितना कितना आ रहा है। 9 और 15 में अगर हम चेक करते हैं तो 3:5 आ रहा है या नहीं, 3:5 आपका आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले वो चेक कर लीजिए। तो देखो किस किस में आ रहा है आपका, तो 3 3 9, 3 5 15 हो जाता है, और इधर तो 2 और 3 हो जाएगा 20 और 30 में, और इधर 7 और 7 3 21 और 7 5 25, तो इधर ये, और दूसरा आ रहा है 24 और 40 में भी 8 से 24, 8 5 40। तो अगर हम देख रहे हैं तो 3:5 और इसमें आ रहा है, तो इसमें से भी अभी हमें 8 जोड़ना है। 8 जोड़ने के बाद उनमें 2:3 आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो कि उसमें 8 जोड़ने के बाद 2:3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर नहीं है। और ऐसा करने के बाद हमें यहाँ पे से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 + 1/2 दैट विल बी 3/2। फिर इसी तरीके से आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई इसमें आपका 1 + 1/3 यानी 4/3, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2/3
एंड 2 5/4 और लास्ट विल बी 3/4। तो इसको जब हम ऑन सॉल्विंग यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट आंसर एज 5/8। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 135। एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद वह 9 मिनट आराम करता है। वह 27 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो हमें यहाँ पे जो निकालना है उसका घंटे निकालना है कि कितने घंटे वो लेगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं कि 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो दौड़ रहा है और हर 9 मिनट बाद वो आराम करता है, हर घंटे में 9 मिनट बाद वो आराम करता है, तो यानी कि 1 घंटे बाद, यानी कि टोटल जो घंटे मतलब 27 किलोमीटर के उसमें अगर हम चेक करें तो वो हो जाएंगे आपके 26 × 9, यानी कि हो गया आपका 234 मिनट। ठीक है, और साथ में अगर हम वैसा वाला का घंटा देखें 9 किलोमीटर पर आवर के उस हिसाब से अगर इसका टाइम अगर हम 27 किलोमीटर के लिए चेक करें तो ये आ जाएगा आपका 3। तो टोटल टाइम अगर हम देखें तो 3 आवर प्लस 234 मिनट। ठीक है, तो 234 मिनट को भी फर्दर ऑन आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 आवर और 54 मिनट के आसपास, यानी कि 6 आवर प्लस 54 मिनट। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज दिस। एक ईंट की माप 20/10/7.5 सेंटीमीटर है, तो 20 × 2 × 0.575 मीटर माप की दीवार बनाने में कितनी ईंटें लेंगे। तो हमें नंबर ऑफ ईंट्स निकालनी है। तो आप क्या करें कि इस वाली वैल्यू से इधर ये वाली वैल्यू को, और एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि एक क्या है आपके पास, यहाँ पे मीटर में है उधर सेंटीमीटर में है, तो आप इसको 20/100 से करेंगे और इधर भी आप 10/100 से करेंगे और इधर आपका 7.5 सेंटीमीटर, तो 7.5/100। तो ऑन सॉल्विंग दिस विल बी गेटिंग आंसर एज 20,000। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है 137। तो इसमें पहले तो हम आपकी पावर में आप इसको सॉल्व करो। 64 का पावर 3 आपको करनी है, तो 4 4 16, 16 4 64, ऐसी 5 के लिए भी होगा। ऑन सॉल्विंग दिस फिर उसके आप माइनस है, पावर को आप उलट दोगे तो करेक्ट आंसर विल बी 25/16। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज दिस। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 21 एवं 84 है। यदि उन संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दोनों संख्याओं से बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो देखो मतलब इंग्लिश मीडियम वालों को तो कई सारा दिक्कतें हैं, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा कि पहली बात तो वो टर्म्स क्या है, जैसे कि मैं, ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। ठीक है, लेकिन ठीक है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा है तो उसका दिमाग में है कि महत्तम समापवर्तक HCF है और लघुत्तम वाला LCM है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने पहले से ही समझ ली थी। तो फिर डायरेक्ट तो फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है HCF × LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो आप उसको लगा लीजिए वो वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 21 × 24 इज इक्वल्स टू, वहाँ पे आपको रेशियो दे रखा है x × 4x का। तो जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो भी आपके x की वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 21 आएगी, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 22, हाँ ठीक है, तो x आ गया आपका 21 और हमसे बड़ी संख्या पूछे तो यानी कि 4x हो जाएगा 21 × 4, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 84। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो दैट विल बी 84। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट है 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दी जाएगी प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो आप इसको खुद ही डिवाइड करके देख लो, 6 से डिवाइड करके देखो, 5 से डिवाइड करके देखो, 15 से और 30 से, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 30 से सही आ रहा है। फिर नेक्स्ट है यदि एक संख्या का 1/7 इसके 1/11 हिस्से से 100 अधिक है तो वह संख्या होगी। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वो संख्या आपको मिलेगी 1925। ठीक, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट है कुछ इस तरीके से है कि इतनी बार आपके पास 7 है, देखो कितनी बार 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाई 7 है। तो उसको 77 से डिवाइड करना है, तो एक बारी अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1, फिर आ जाएगा 0, फिर ऐसे आगे को करोगे फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, यानी कि ये आपके पास आ रहे हैं 4 0। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। फिर 142वां प्रश्न है A, B और C की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2, 2:3 था। तो C की वर्तमान आयु, यानी हमें यहाँ पे प्रेजेंट एज निकालनी है। तो जब हम प्रेजेंट एज यहाँ पे निकालते हैं तो हमें 6 ईयर अगो हम मान लेते हैं कि 6 ईयर अगो उनकी x 2x और 3x थी।
ठीक है। तो आज भी प्रेजेंट एज के बारे में बात करें तो प्रेजेंट एज यानी कि 6 साल बाद होगा, तो वही कि x+6 और 2x+6 और 3x+6। तो इन तीनों का सम इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 90 है। तो इनको आप यहाँ पे ऐड करके देख लेंगे। तो यहाँ पे से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 12 और वैल्यू पुट ऑन करिए। 12 x पे पुट ऑन करेंगे तो आपका आज से वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, सी की वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो 3x+6 पे आप वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा 12 3 36 और 36+6 42, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज 3 संख्या 1:2 और 2:3 है, तो इनके वर्गों का योग 126 है। तो संख्याएं होंगी, कुछ नहीं करना है इनमें, आप वैल्यूज़ को पुट करो इसी अनुपात जो आपको रेशियो ये दे रखा है यहाँ पे हमें। ठीक है। 1:2:3 हमें यहाँ पे दे रखा है, इसी रेशियो पे हमें वैल्यू पुट करनी है। तो सबका चेक कर लेना आप। 3 3 9, 6 2 12 और फिर इसका वर्गों का योग यानी कि इसके स्क्वायर का योग है। तो यही वैल्यूज़ पे सेटिस्फाई कर रही थी। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3 6 और 9। ठीक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि आपको सॉल्व करना है, बॉन्ड मास लगाए। ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो जब हम ऊपर का सॉल्व करते हैं तो आई वॉज गेटिंग दिस 880 और नीचे का करेंगे तो इससे 60 से 240 तो 4 और प्लस 12 पंचे 60, तो ये आ गया आपके पास 880 बट्टा 12 और 6 4 2 6 16। ठीक है। तो यानी कि 880 और 16 पंचे 80 होता है, तो आप इसको 5 बारी करेंगे, फिर अगला 16 पंचे 80 तो 5 हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन में भी है हमारे पास ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट विल बी 55, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज दिस वेट नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 9 का हमें डिविजिबिलिटी रूल हम सबको मालूम है 9 का क्या होता है ना। तो हम यहाँ पे इसका डिविजिबिलिटी रूल को ही लगाने वाले हैं और डिविजिबिलिटी रूल लगा करके मेरे पास सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा था। 7 टू द पावर 8 में इकाई अंक, इकाई इज द वंस वाला अंक होता है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आ रहा है 1। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 9 संख्याओं का औसत 30 है और प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो छठी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो यानी कि इसके बीच की संख्या जो होगी उसका हमें ज्ञात करना है, यानी फाइंड आउट करनी है। सो ऑन सॉल्विंग वी गेट दिस एज 40। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज, और ये लास्ट भी है मेरे ख्याल से। तो ये कहता है कि 2 संख्याओं का योग 45 है तथा उनका अंतर 5 है। तो हमें यहाँ पे उनका प्लस भी दिया है, माइनस डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो उनका लघुत्तम समावर्त्य क्या होगा। तो पहले तो आपको नंबर डिफाइन करने हैं। देखो 45 और 5 एक ही चीज़ में आ सकता है आपका, 25 और 20 में हमारे पास आ रहा है, ये x हो गया ये y हो गया, तो आप इनका निकाल लीजिए। तो जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी 100। 25 और 20 का लघुत्तम समावर्त्य यानी कि एलसीएम में यहाँ पे 100 मिल जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 1475 में 7 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर होगा। ठीक है। स्थानीय मान आप देख रहे हैं और अंकित मान तो ये खैर इसका 7 का 7 ही हो जाएगा, और दूसरा स्थानीय मान हम देख रहे हैं कि 10th प्लेस पे है, तो 70 - 7 इज इक्वल्स टू 63। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 63। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज, किसी संख्या 60% में से 60 घटाने का परिणाम आता है, तो वह 60 आता है, तो वह संख्या क्या है ना। तो क्या कह रहा है, जैसे जैसे कह रहा है वैसा वैसा आप लिख दो। 60% में से 60 को माइनस करते तो वी गेट 60। तो इसको आप देख लो, डायरेक्ट उधर 60% चला जाता है, तो यानी कि उधर चला जाएगा, तो 60 से 60 120, और 10% का 2 है, तो 100% का जो हो जाएगा वो 200 हो जाएगा। ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी 200 एंड दिस इज द लास्ट आंसर। सो दिस इज़ द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ DLED एग्ज़ाम। ठीक है। मैथ्स का हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है विद गुड डिस्कशन आई गेस। ठीक है। बाकी अपने कमेंट में मेंशन करें कि आपके कितने आंसर्स इसमें से सही हैं और कितने गलत हैं। और सबसे बड़ी बात मैथ्स में सॉल्व करने में तो यही रही कि इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा, तो हो सकता है बहुत बच्चों का मैथ्स के चक्कर में छूट गया हो, या हो सकता है कि और चीज़ अटैम्प्ट करी तो मैथ्स छूट गई हो। तो जैसा भी है अब वेट करते हैं कि रिज़ल्ट आने का। बाकी दिस इज़ द आंसर की विद द गुड एक्सप्लेनेशन आई गेस, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल for their result, for their selection.
एंड बाकी आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें, क्योंकि मैथ्स की बहुत डिमांड आ रही है कि मैथ्स सॉल्व नहीं हुआ है। तो मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ साथ पूरा इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।